जय हिंद साथियों। आज शोषण के विरुद्ध अधिकार जो तीसरा मौलिक अधिकार है, आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं, अर्थात आर्टिकल 23 और 24। अब तक जो दो अधिकार हम देख चुके हैं, एक तो समानता का अधिकार जो आर्टिकल 14 से लेकर के और 18 तक गया था, और उसके बाद में हमने स्वतंत्रता के अधिकार देखे आर्टिकल 19 से लेकर 22। अब तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें आर्टिकल 23 और 24 को एक साथ डिस्कस किया है। इसमें आप देखिएगा आर्टिकल 23 मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम पर रोक है। अब यहाँ पर हम इसको काफ़ी विस्तार से मैं आपको बताने वाला हूँ। मानव दुर्व्यापार का मतलब है, देखिए व्यापार एक पॉजिटिव शब्द है जिसमें लेन देन किया जाता है, और लेकिन दुर का अर्थ होता है बुरा, मतलब बुरे दृष्टिकोण से किया गया व्यापार दुर्व्यापार है। और बलात् का मतलब होता है बलपूर्वक कराए गए श्रम पर इसमें रोक लगाई गई है आर्टिकल 23 में। ये जो मौलिक अधिकार है आर्टिकल 23, ये हमारे भारतीय परंपरा में कई ऐसे ट्रेडिशंस थे, ऐसी परंपराएं थी जिसके कारण इस तरीके का मौलिक अधिकार दिया गया है। ये अधिकार विदेशी और नागरिकों दोनों को प्राप्त है, मतलब प्राप्त से तात्पर्य है इसके बारे में दोनों को संरक्षण दिया गया है, विदेशियों को भी और नागरिकों को भी। अच्छा, इसके अलावा ये न केवल गवर्नमेंट के खिलाफ या विरुद्ध प्राप्त है, बल्कि प्राइवेट व्यक्तियों के भी विरुद्ध प्राप्त है। मतलब कोई भी व्यक्ति यदि किसी अन्य व्यक्ति से, भले ही वो उसका रिश्तेदार हो, रक्त संबंधी भी क्यों ना हो, लेकिन उससे भी जबरदस्ती काम नहीं करा सकता, तो ये प्राइवेट व्यक्तियों को भी प्राप्त है, और साथ ही सरकार के विरुद्ध तो व्यक्तियों को प्राप्त है ही। मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत 4 बातें आती हैं, मतलब किन किन लोगों को शामिल किया गया है। एक तो पुरुष, महिला और बच्चों की खरीदी बिक्री पर रोक लगाई गई है। पहले के समय में इनके ओपन मार्केट हुआ करते थे, जिसमें महिलाओं को खुलेआम बेचा और खरीदा जाता था, और पुरुष दासों को भी खरीदा और बेचा जाता था। ये परंपरा अंग्रेजों के ज़माने तक भी चलती रही। पुरुष, महिलाओं, बच्चों की खरीदी पर बिक्री पर रोक है। मेल या फीमेल की अनैतिक दुर्व्यापार और वेश्यावृत्ति को भी इसमें शामिल किया गया है। मतलब वेश्यावृत्ति भी आर्टिकल 23 द्वारा संरक्षित है, मतलब जबरदस्ती वेश्यावृत्ति नहीं कराई जा सकती। लेकिन हमारे यहाँ पर ओवरऑल वेश्यावृत्ति ही प्रोहिबिटेड है, इसमें दबाव या बिना दबाव की वाली बात है ही नहीं, है ना। और तीसरा देवदासी प्रथा। देवदासी प्रथा दक्षिण भारत में चलने वाली एक ऐसी प्रथा है जिसमें जो महिलाएं होती हैं उनका विवाह ईश्वर के साथ कराया जाता है, परंतु वास्तव में ये मंदिर के कैंपस में होने वाली एक तरह की वेश्यावृत्ति ही थी, तो इसको भी रोक लगाई गई है। और दास प्रथा जो प्राचीन काल से चली आ रही थी, उसको भी इस पर रोका गया है। तो कुल मिलाकर के मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम पर ये 4 बातें इसमें आती हैं। अब इसके बाद बेगार। इस आर्टिकल में एक बात जो कही गई है कि मानव दुर्व्यापार, बेगार और बलात्श्रम पर इस पर रोक लगाई गई। तो अब मैं आपको उनके जो 2 शब्द इसमें इस्तेमाल किए गए उनका मीनिंग बताता हूँ। बेगार का मतलब है बिना पेमेंट के काम करवाना, मतलब कोई पारिश्रमिक आप व्यक्ति को नहीं दे रहे हैं और उससे आप अगर काम करवाते हैं तो उसको एक शब्द है बेगार। बेगार। और बंधुआ का अर्थ क्या होता है? ये भारतीय जमींदारी प्रथा की एक पुरानी प्रणाली है कि किसी व्यक्ति ने अगर उधार लिया हुआ है या किसी अन्य कारण से भी कोई व्यक्ति आपका ऋणी है, तो उस व्यक्ति से उसकी बिना इच्छा के काम लेना ही बंधुआ मजदूरी है। मतलब बंधुआ होना मतलब बंधक बन करके किसी एक व्यक्ति के यहाँ ही काम करना ही बंधुआ मजदूरी है। इस आर्टिकल में न केवल बंधुआ मजदूरी करवाना, बल्कि ऐसी परिस्थिति भी उत्पन्न न करना कि कोई व्यक्ति आपके अंडर में काम करने के लिए मजबूर हो जाए, उससे भी ये आर्टिकल आपको सुरक्षा प्रदान करता है। मतलब ऐसी परिस्थिति भी निर्मित नहीं होनी चाहिए। संसद ने बंधुआ मजदूरी अधिनियम निवारण अधिनियम लाया था 1976 में। बंधुआ मजदूरी के निवारण के लिए 1976 में
एक्ट लाया गया। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में आया था ताकि मजदूरों के साथ में कम वेतन पर काम ना कराया जाए। अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956 से ही लागू है। ऐसे और भी एक्ट हैं, लेकिन आप इन एक्टों को ही ध्यान में रखिएगा। आगे अपन देखते हैं आर्टिकल 23 के अपवाद। तो सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अगर अनिवार्य सेवा ली जाती है तो उसको आर्टिकल 23 का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। जैसे भोपाल के तालाब के गहरीकरण के लिए ये भोपाल कलेक्टर के द्वारा यदि सभी सरकारी ऑफिसों में कर्मचारियों को ये निर्देश दिए गए कि आपका ऑफिस टाइम होता है 5 बजे ख़त्म, तो आपका अब से ऑफिस 4 बजे ख़त्म होगा और 1 घंटे का समय आपको तालाब में जाकर श्रमदान देना होगा और वहाँ पर जाके मिट्टी को खोद के उसको बाहर फेंकना होगा। महिला हो, पुरुष हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सभी लोगों को वहाँ पर पहुँचना होगा। तो यह एक सामाजिक कार्य था और इसके लिए आप अनिवार्य सेवा इसके लिए आप आर्टिकल 23 का उल्लंघन नहीं मान सकते। तो आप ध्यान रखना, इसी के अंतर्गत सैन्य सेवा और सोशल सर्विसेज आती हैं। इसमें हालांकि इस बात का ध्यान रखना होगा कि जब आप इस तरीके का वर्क करवाते हैं तो हमें धर्म, जाति आदि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए और अगर सार्वजनिक मुद्दे की बात है तो सभी से मिलकर के काम कराया जाए। जैसे विद्यालय की सफाई कराना है, स्कूल की सफाई कराना है, तो उसमें अगर आप विद्यार्थियों को लगा रहे हैं तो पूरी कक्षा के विद्यार्थी लगें, बिना धर्म और जाति के भेदभाव बिना। करेक्ट। अब आगे देखते हैं अपन आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 बाल श्रम पर रोक लगाता है। भाई, बच्चों के द्वारा कराया जाने वाला श्रम, मतलब ये एक विडंबना होती है, सामाजिक विडंबना, कि अगर माता पिता में से कोई एक अक्षम है या घर में कमाने वाला सदस्य कोई नहीं है तो बच्चों को अपने कौमारी अवस्था के खिलाफ, अपनी अल्पायु के खिलाफ भी जाकर के काम करना पड़ता है। अगर वो काम नहीं करेगा तो उस घर का जो चूल्हा है वो कैसे जल पाएगा। मतलब ये एक सामाजिक समस्या है, सामाजिक मुद्दा है। बट अब किसी तरह से बच्चों को प्रोटेक्शन तो करना ही है, बच्चों को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो कल के दिन देश का भविष्य है। तो आर्टिकल 24 में बाल श्रम पर रोक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले इस बात को समझते थे कि अपने यहाँ पर काम लिया जाता है 14 वर्ष तक के बच्चों से, तो नियम ये बनाया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कार्य, केमिकल फैक्ट्री या पटाखों की फैक्ट्री, विस्फोटक फैक्ट्री, कांच की फैक्ट्री जैसे खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा, ऐसा आर्टिकल 14 में कहा गया। परंतु सामान्य कार्यों का निषेध नहीं किया। किराने की दुकान पे, होटल्स में, इनमें अनुमति थी। मतलब ये आर्टिकल 24 के अंतर्गत। इसके बाद बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 लाया गया, 1986 लाया गया, मतलब जिसमें बच्चों के श्रम पर रोक लगाई गई थी कि बच्चों श्रम और बाल श्रम पर पूर्ण प्रतिबंध 2006 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को घरेलू काम में भी नौकर बना करके आप काम नहीं ले सकते, नौकर बना करके आप काम नहीं ले सकते। आज 2006 में आए। 2012 में केंद्र सरकार किसी भी प्रकार के कार्य पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया, जो 2016 में लागू हुआ। देखिए, इन्होंने 2009 में RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट दिया था। राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और कंपलसरी एजुकेशन देने की बात कही थी, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। यदि बच्चे को आप अनुमति देते हैं कि तुम भले ही वो गैर खतरनाक काम हो, आप उसमें काम कर सकते हैं, तो फिर आपके द्वारा जो ये RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट दिया गया है, ये तो बेईमानी हो जाता। और यही वजह है कि पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है कि अब 14 वर्ष से 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को किसी भी प्रकार के कार्य में नहीं लगाया जा सकता, उसको आप स्कूल भेजिए। तो अब वैकल्पिक व्यवस्थाएं कई सारी सरकार ने करी है, कई योजनाओं के द्वारा कर दी हैं, ताकि बच्चा यदि पढ़ लिख जाता है, बच्चा का जो कौमार्य अवस्था है वो संभल जाती है, तो वह कल के दिन एक अच्छा नागरिक बन सकता है। तो आर्टिकल 23 और 24 आज मैंने कंप्लीट किया है।
आगे जो मौलिक अधिकार शेष 2 बचे हैं, धर्म एवं धर्म का अधिकार जो है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25, 26, 27, 28। कल इस पर डिस्कशन होगा, एक एक करके मैं आपको ये बता रहा हूँ और बाद में मैं इकट्ठे मौलिक अधिकारों की एक क्लास लूँगा। आप ध्यान रखिएगा, उतना डिटेल में नहीं जाएगा लेकिन शॉर्टकट में मैं सारे आपको याद करा दूँगा। आपको अगर ये मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और यदि आपकी कोई रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेजें कि आप जो है ना इस सब्जेक्ट, इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं, तो मैं आपको उसमें कई सारी जानकारी लेकर के आ सकता हूं। थैंक यू फॉर वेरी मच। जय हिंद, थैंक यू।